नमस्कार। हमारे सामने कुंडली है। 31 जनवरी 1991 मध्यरात्रि पश्चात 1:28 पर इनका जन्म हुआ है। कुंडली वृश्चिक लगन की कुंडली है। लगन की डिग्री 0014 है। थोड़ा सा अगर टाइम के अंदर मैं देखूं, 1:26 के में कुंडली कुछ और बनती है और 1:28 पर कुंडली कुछ और बनती है। आपने मुझे दिया 1:28 का समय, मैं उसी के हिसाब से आपको प्रेडिक्शन दूंगा। चलिए, वृश्चिक लगन की कुंडली, चंद्रमा बैठे हुए हैं कर्क राशि के अंदर, यानी लगन के मालिक मंगल हैं, राशि के मालिक चंद्रमा हैं। लग्नेश लगन को वापस देखता है। लगन वृश्चिक लगन, लग्नेश लगन को वापस देख रहा है। इसका मतलब लगन बली है। जब लगन बली होता है तो व्यक्ति बली होता है। सभी प्रकार की परिस्थितियों से लड़ने वाला, स्वयं के बल पर जीवन में कुछ करने वाला, साहसी किस्म का व्यक्तित्व रखता है, पूरा मेहनती होता है, सभी परिस्थितियों में ढलने वाला होता है। लग्नेश जब लगन को देखे तो मान सम्मान भी ठीक रहता है, हेल्थ वाइज भी ठीक है, आयु के हिसाब से भी ठीक है। सप्तम भाव में जब मंगल बैठा हुआ होता है तो मांगलिक दोष होता है, क्योंकि ये शुक्र की राशि में बैठा हुआ है, इसलिए आप मांगलिक तो हैं। लगन के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव है। बृहस्पति दूसरे और 5वें घर का मालिक होकर 9वें घर में बैठा है। धन भाव का मालिक, वाणी भाव का मालिक, कुटुंब भाव का मालिक भाग्य स्थान में उच्च का होकर बैठा है और भाग्येश भी, चंद्रमा भी वहीं है। घर परिवार का सहयोग मिलता है, कुटुंब का सहयोग मिलता है, अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित भी कर लेते हैं। वहीं ये एजुकेशन कराने वाला प्लेनेट है, तो ये कॉम्बिनेशन एजुकेशन करा सकता है। एजुकेशन के साथ साथ हायर एजुकेशन भी कराने में ये सक्षम है। जब बृहस्पति का बहुत ज़्यादा संबंध शिक्षा स्थान से होता है तो ऐसे व्यक्ति को जीवन में मैनेजमेंट से रिलेटेड पढ़ाइयाँ, जैसे आज के समय में MBA है, फाइनेंस है, मार्केटिंग से, HR से, ये जो सब्जेक्ट हैं, ये मैंने बहुत हॉरोस्कोप में जिन लोगों के जुपिटर से कनेक्शन, बृहस्पति से कनेक्शन बनते हैं, वैसा काफ़ी देखा गया है। लेकिन यहाँ शिक्षा का स्तर मुझे ठीक दिखाई दिया। व्यक्ति में इतनी कैपेबिलिटीज़ है, इतनी बुद्धि उसमें है कि वो इस काम को कर सकता है। बृहस्पति उच्च का होकर लगन को देख रहा है, यानी मन में हमेशा कोई ना कोई क्यूरियोसिटी लगातार आती है। क्या होगा, कैसे होगा, ये कर लूँ, वो कर लूँ, ये करना चाहिए। लगातार व्यक्ति किसी न किसी प्रकार की उधेड़-बुन, खोज-बुन में लगा ही रहता है। अब बात करते हैं शुक्र की। शुक्र चौथे घर में दिग्बली है। जब शनि की राशि, मित्र की राशि में शुक्र हो और दिग्बली हो, अब दिग्बली का मतलब है चौथे घर से संबंधित सुख मिलेंगे। भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन आदि के जीवन में व्यक्ति सुख मिलेगा, अच्छे सुख साधनों का व्यक्ति भोग करेगा। चंद्रमा भाग्येश होकर भाग्य स्थान में कि बृहस्पति के साथ लक्ष्मी योग बनाता है। जब बृहस्पति चंद्रमा एक साथ होते हैं तो व्यक्ति को दानी, धार्मिक और सत्यवादी बनाते हैं। ईश्वर के प्रति रुझान, धर्म के कार्य के प्रति उसकी आस्था जागृत रहती है। तीसरे घर में राहु, शनि और सूर्य का योग, ये कॉम्बिनेशन एक खराब कॉम्बिनेशन है, क्योंकि तीसरे घर में मेलेफिक्स प्लैनेट्स हों, अशुभ ग्रह बैठें, तो ये आपके जीवन में योजनाओं के लिए अच्छा है, मेहनत के लिए अच्छा है, साहस के लिए अच्छा है। लेकिन जब शनि जैसा ग्रह राहु के साथ जीवन में होता है तो शनि को कहते हैं कर्म कारक। राहु किसी भी कंडीशंस में हो, उसका काम ग्रह के ऊपर ग्रहण लगाना होता है, तो ये मेहनत के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। लेकिन आपके कार्य की पूर्ण सफलता ना मिलना, आपसे कार्य में गलती कराना, इन चीज़ों को लेकर जीवन में, करियर में नुकसान देने वाला ये योग है। और सूर्य भी वहाँ बैठा हुआ है जो कर्म स्थान का मालिक है। इसका मतलब है व्यक्ति को अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बनाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्षरत लाइफ ऐसे लोगों की प्रोफेशन को लेके रहती है। ये ग्रह बस एक ही लिहाज में बहुत अच्छा है कि ये आपको समय समय पर साहस प्रदान करता रहता है। जब राहु, शनि, सूर्य, केतु का संबंध
आपके चंद्रमा के ऊपर हो तो ये आपके मन को डगमगा सकता है, आपको टेंशन्स दे सकता है। बृहस्पति पे हो तो बृहस्पति पति का कारक भी होता है और वो वक्री भी है, केतु के साथ है, इसलिए विवाह से संबंधित परेशानियां भी देगा। जब मैं चंद्रमा के साथ राहु केतु को देखता हूँ और शनि का भी संबंध है तो ये अवसाद देता है, टेंशन देता है ये कॉम्बिनेशन। और देखिए आप, आपकी नवांश कुंडली में लगन का मालिक चंद्रमा अष्टम भाव में शनि राहु और केतु के संगत में है। ये है आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन में समस्या का एक बहुत बड़ा विषय। सातवें घर का मालिक शुक्र छठे घर में बैठा हुआ है, 12वें के मालिक बुध के साथ है, सूर्य से दृष्ट है, और यहाँ राहु चंद्र शनि का योग, ये कॉम्बिनेशन एक अच्छी मैरिड लाइफ को शो नहीं करता। जीवन में विवाह को लेकर आने वाली परेशानियाँ और शादी के बाद हस्बैंड से वैचारिक मतभेद होना आपकी हॉरोस्कोप में लगभग तय दिखाई देता है। इसलिए हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम आपके लिए एक ऐसे लड़के की कुंडली देखें जिसकी कुंडली में ये नेगेटिव कॉम्बिनेशन ना हो, क्योंकि ये कुंडली मिलान है, गुण मिलान से कुछ नहीं होता। ये बात मेरी आप भविष्य में ध्यान रखना। आपने 2 लड़कों की कुंडली भी मुझे दी हैं, उनके बारे में भी यहाँ देखूँगा मैं कि भी किससे आपका बनता है नहीं, लेकिन आपकी हॉरोस्कोप पे एक चीज़ का ठप्पा तो लग चुका। ये हॉरोस्कोप मैरिड लाइफ वाइज अच्छे संकेत भविष्य में नहीं दे रही। व्यक्ति को अपनी आदतों पर, अपनी बुद्धि पर, अपने दिमाग पर, अपने मन पर बहुत ज़्यादा संयम रखना पड़ेगा। तो ये था एक हॉरोस्कोप का एनालिसिस। शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र सप्तमेश द्वादशेश होके चौथे घर में सुख सुविधा तो दे रहा है, लेकिन यही नवांश में छठे घर में द्वादशेश के साथ है। रिश्ते होना मुश्किल होता है ऐसे समय में। रिश्ते हो भी जाएं तो टूट जाते हैं, पहले आते हैं चले जाते हैं, यानी बात नहीं बन पाती। वो इस शुक्र में दर्शित हो रहा है। अभी शुक्र में शनि दिसंबर 17 से चल रही है। अब आप देखिएगा शनि नवांश में अष्टम में लगनेश चंद्र के साथ और राहु केतु एक्सेस में, ये सफल रिश्ते की तरफ इशारा नहीं कर रहे। यानी इस दौरान भी वही समस्या आएंगी कि रिश्ते आएंगे लेकिन बात नहीं बन पाएगी। चलिए आपके सवाल लेता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा और आपको बताऊँगा। बहुत रिश्ते आते हैं, 1-2 जगह बात भी बन गई थी, मगर लास्ट में बार बार टूट जाता है, जिसके बारे में आपसे बात कर रहा था मैं अभी। शादी होगी भी या नहीं, कब तक होगी, हस्बैंड और ससुराल सपोर्टिव मिलेंगे क्या? देखिए, ससुराल पक्ष से तो कोई प्रॉब्लम मुझे दिखती नहीं है, लेकिन आपके पति से आपके जो संबंध हैं वो ज़्यादा मधुर दिखाई नहीं दे रहे। अब वो कितने ज़्यादा मधुर रहेंगे और कितने ज़्यादा खट्टे रहेंगे, ख़राब रहेंगे, वो उनकी कुंडली पर में निर्भर करेगा, लेकिन आपकी से तो प्रॉब्लम दिख रही है। शादी होगी कि नहीं, कुंडली में प्रॉमिस डिले मैरिज का है, डिले में भी वो ज़्यादा डिले दिखा रहा है। शुक्र शनि में तो विवाह होगा नहीं फरवरी 21 तक। तो शुक्र में बुध आ रही है फरवरी 21 से दिसंबर 23। शुक्र और बुध दोनों छठे घर में बैठे हुए हैं, ये भी एक अच्छा योग यहाँ नहीं है। यानी आपकी कुंडली को देखकर मैं कहूँ कि भाई ये हॉरोस्कोप एक अच्छे विवाह के संकेत नहीं दे पा रही। यानी कि अभी 2021 के जून तक तो कोई शादी का योग प्रबल दिखता नहीं है। जून से लेके जो आगे 1.5-2 साल का समय आएगा उसके बीच विवाह का योग दिखता है। आपको मैं कुछ रेमेडी बताऊंगा, उनको आप करना, तभी आपकी ये समस्या सॉल्व होगी, नहीं तो शादी होना बड़ा भारी हो जाएगा आपके लिए। जुलाई 2017 में रेड कोरल और पर्ल पहन लिया, यानी मोती पहन लिया और मूंगा पहन लिया, यानी मंगल दोष का रतन, जो 7वें घर में मंगल बैठा है उसका रतन आपने पहन लिया। और अगस्त 17 में हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी। अक्टूबर 17 में आईटी कंपनी की जॉब भी चली गई। बीएड कर रही हूँ, अब गवर्नमेंट स्कूल में कंप्यूटर टीचर या प्रिंसिपल बन सकती हूँ क्या? प्रिपरेशन करती रहूँ या वापस आईटी कंपनी ज्वाइन कर लूँ? देखिए, आईटी कंपनी का मतलब होता है एक टेक्निकल कंपनी,
सूर्य इस कुंडली में कर्म कराने वाला ग्रह है वो शनि राहु के साथ है। यहाँ भी देखिएगा तो सूर्य बुध की राशि में बैठा हुआ है। दशा आपको शुक्र की चल रही है, शुक्र यहाँ बुध बृहस्पति के साथ है। अब आईटी कंपनी की नौकरी चली गई, आगे का जो फील्ड है वो एजुकेशन का फील्ड आप चॉइस करना चाह रहे हैं, और वो आपका निर्णय कोई गलत निर्णय नहीं है। आप अपने जीवन में एजुकेशन को अपना आधार बना सकते हैं। टीचिंग लाइन, कोचिंग सेंटर, ट्यूशन्स, इनको अपना आधार बना सकते हैं। उस हिसाब से ये स्थिति काफ़ी हद तक बढ़िया दिखाई दे रही है। रही बात प्रिंसिपल्स तक के पद तक पहुंचने की, वो मुझे यहाँ संकेत नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन अगर आप बीएड करते हैं तो उसके बाद आप एजुकेशन के फील्ड में अपना करियर आजमा सकते हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। वापस आईटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। जॉब बेटर रहेगी या बिजनेस? बिजनेस कौन सा और कब तक करना चाहिए? अभी जितनी भी दशा चल रही हैं और आगे भी, वो सब नौकरी की तरफ ही इशारा कर रही हैं, इसलिए आपको नौकरी ही करनी चाहिए। साइड बाय साइड आप कोई ट्यूशन पढ़ा सकती हैं, या स्कूल में टीचिंग करते हुए आप कोई काम कर सकते हैं, वही आपके लिए बेहतर है। यहाँ कोई बिजनेस के योग नहीं दिखते। मेरा मार्स एंड जुपिटर ख़राब है, ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है, बच्चे होंगे या नहीं, क्या पुत्रवती बनूंगी? आपने कहा कि आपका बृहस्पति भी खराब है और आपका मंगल भी खराब है। पता नहीं किसने कहा कि आपका बृहस्पति मंगल खराब है, मैं ऐसा नहीं मानता। मंगल लग्नेश है, केंद्र में बैठा है, लगन को वापस देखता है, कोई दुष्प्रभाव नहीं। बृहस्पति द्वितीयेश पंचमेश है, उच्च का होके चंद्रमा के साथ है, थोड़ा सा पीड़ित है, लेकिन इसको मैं कोई ख़राब बृहस्पति नहीं कहूँगा। जो 9वें घर में भाग्य स्थान में उच्च का होके बैठे, वो प्लैनेट ख़राब नहीं होता। आपकी हॉरोस्कोप में जो ख़राब प्लैनेट है वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, राहु चंद्र शनि का नवांश में, और छठे घर में बुध शुक्र, इसने आपकी ज़िंदगी को ख़राब किया है। ये हैं वो प्लैनेट जो आपकी शादी नहीं होने दे रहे, जो आपको परेशान कर रहे हैं। और दशा ही शुक्र की चल रही है। जिस ग्रह की दशा चलती है, रिजल्ट वो ग्रह देता है। कुंडली में सारे ग्रह कितने भी बढ़िया हों, यदि उनकी दशा नहीं आती तो आप बेकार हो। कुंडली में बृहस्पति अच्छा है, लेकिन बृहस्पति की कहीं महादशा ही नहीं आ रही आपको। चंद्रमा अच्छा, चंद्रमा की महादशा नहीं आ रही है आपको। मंगल अच्छा, मंगल की महादशा नहीं आ रही आपको। महादशा किसकी चल रही है? शुक्र की। उसके बाद किसकी दशा आएगी? सूर्य की। तो आप बुध, मंगल और बृहस्पति पर दोष देना बंद करें। आपके हॉरोस्कोप में शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र प्रॉब्लम में है। एक तो 2 अच्छे स्थानों का मालिक नहीं है। वृश्चिक लगन के लिए शुक्र मित्र नहीं है। छठे घर में शुक्र पड़ा हुआ है, द्वादशेष बुध के साथ पड़ा हुआ है। चंद्र शनि शादी कराने वाले प्लेनेट हैं, खड्डे में बैठे हैं, राहु केतु एक्सेस में। ये हैं आपकी कुंडली में प्रॉब्लम्स। और फ़ायदा क्या है? अगर ये बृहस्पति पंचम भाव में ना होता और आपके लगन को ना देख रहा होता, तो मैं कह सकता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कभी शादी ही नहीं होगी। तो आपका बृहस्पति तो बहुत अच्छा है। चलिए, आपने कहा कि आप पुत्रवती बनेंगी या नहीं। देखिए, आपके हॉरोस्कोप से इतना मजबूत कॉम्बिनेशन अभी संतान में पुत्र का नहीं दिख रहा। बाकी आपकी पति की कुंडली पर भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। पूजा पाठ खूब करती हूँ, कोई रिलीजियस स्टडी करना चाहिए क्या? इस फील्ड कुछ बहुत अच्छा कर सकती हूँ क्या? नहीं कर सकती। साइड बाय साइड आप कुछ भी अकल्ट साइंसेज होती हैं बहुत सारी, आप धर्म से संबंधित काम होते हैं, आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका गुरु चंद्र का योग आपको धार्मिकता के प्रति आसक्त करता है। लेकिन ये एज ए कैरियर ठीक नहीं है। एज ए कैरियर वही ठीक है जो मैंने आपको बताया है। बीएड कर रही हूँ, सो एजुकेशन में पीएचडी करना सही रहेगा क्या? कब तक करनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए, बीएड के लिए तो मैंने आपको कहा ही, और हायर एजुकेशन के लिए भी मैंने आपको बताया, तो आप पीएचडी कर सकती हैं। पढ़ाई तो आपके हमेशा काम आएगी। आप कितनी बढ़ा लो, बीएड कर लो, बीएड के बाद पीएचडी डाल देना। अभी तो हमारा जो मुख्य टारगेट है वो आपकी शादी होना और वैवाहिक जीवन को सुखद बनाना। उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपसे किसी ने कहा मूंगा पहन लो, मुझे नहीं लगता कि आपको मूंगे की आवश्यकता है। बृहस्पति एक पॉजिटिव प्लेनेट है, वो थोड़ा राहु केतु शनि सूर्य से पीड़ित है, इसलिए बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग थोड़ा करना चाहिए। जैसे पुखराज रतन पहनना इस हॉरोस्कोप के लिए एकमात्र रतन बनता है।
मैं आपको सिर्फ उसी की सलाह दूंगा, बाकी किसी स्टोन की सलाह नहीं दूंगा, पहली बात। दूसरी बात यह है, चंद्रमा का मोती आप पहन सकते हैं, ठीक है। मांगलिक आप हैं, उज्जैन चले जाना, उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर है, उसी के पास कहीं थोड़ी सी दूर एक मंगल देव का मंदिर है, वहाँ मांगलिक दोषों की लोगों की पूजा होती है, वहाँ पे जाके एक पूजा कराइए ना, वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आप शुक्र की दशा चल रही है, आपको मैं देवी कवच पढ़ने की सलाह दूंगा। दुर्गा सप्तशती में से देवी कवच का पाठ करो, वैभव लक्ष्मी के व्रत रखा करो आप, उससे आपका शुक्र प्रबल होगा, विवाह का कारक प्रबल होगा, शादी के अच्छे चांसेस बनेंगे। वैभव लक्ष्मी के व्रत रखो, बाजार से जाओ, उसकी किताब खरीद लाओ, उसमें देखो क्या तरीका है और उनके व्रत रखना शुरू करो, उनके उद्यापन करो। आप रोज़ाना ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः मंत्र की 3 माला का जाप करो आप तुलसी की माला से। तो बृहस्पति के मंत्र का जाप करो, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। जब श्राद्ध खत्म हो जाएंगे उसके बाद जो भी बृहस्पतिवार आएगा उस दिन से शुरू कर लेना, उसी दिन से देवी कवच भी शुरू कर लेना, और उसी में अगले जो शुक्रवार के व्रत होते हैं वैभव लक्ष्मी के, वो भी रखना शुरू कर लेना। तो ये तो थी आपकी एक ओवरऑल पूजा, और आपको पहनना है पुखराज। ये पॉजिटिव प्लेनेट है तुम्हारा, ये तुमको इफेक्ट देगा। चलिए, ये तो थी आपकी एक हॉरोस्कोप जिसके बारे में मैंने आपको बताया, आपके सवालों के मैंने जवाब दिए, सब कुछ बताया कि भैया क्या है इस हॉरोस्कोप के अंदर। क्योंकि कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे इसमें चिंता नहीं दिखती, लेकिन शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से चिंता दिखती है। अब आपने 2 लड़कों की हॉरोस्कोप भेजी है, उनका मिलान करते हैं। चलिए पहली हॉरोस्कोप लेते हैं। 4 दिसंबर 1990 शाम के 4:35 में इनका जन्म हुआ। वृषभ लगन की ये हॉरोस्कोप है। सूर्य शुक्र बैठे हुए हैं कुंडली के 7वें घर में, और शुक्र मंगल का राशि परिवर्तन योग भी आया इसमें। नवांश कुंडली को देखिएगा, वहाँ मंगल लग्नेश होकर 12 में बैठा हुआ है। ये राशि परिवर्तन कोई ज़्यादा अच्छा योग नहीं माना जाता है, ख़ास तौर पे मैरिड लाइफ के हिसाब से। केंद्र नवांश का खाली पड़ा हुआ है, तो काफ़ी कुछ तो मुझे इस हॉरोस्कोप में दिख गया। इसका डिसीजन मैं आपका इन दोनों का अभी दूंगा। शनि की महादशा इनको चल रही है वर्तमान, क्योंकि दशाओं का बहुत बड़ा रोल है। योग कारक शनि है, पंचमेश बुध के साथ 8वें घर में है, लेकिन धन योग बना रहा है। इसका मतलब इस दौरान व्यक्ति की सोर्स ऑफ इनकम तो ठीक है, व्यक्ति जीवन में कमा तो ठीक रहा है। चलिए दूसरी कुंडली मेरे सामने आ रही है। एक 2 फरवरी 1992 5:13 सुबह के, धनु लगन, लग्नेश भाग्य स्थान में लगन को देख रहा है। लगन में वीनस 6th लॉर्ड, लगन में राहु, लगन में मंगल, लगन में चंद्रमा, 7म भाव राहु केतु एक्सेस में। सप्तमेश बुध राशि से 8म में गया, 7 में शनि भी हैं, 7 में सूर्य भी हैं। ये आई नवांश कुंडली। नवांश तुला लगन है, लग्नेश राहु केतु एक्सेस में 11वें घर में बैठा है। 7म भाव का मालिक स्वग्रही होकर अपनी राशि में बैठा है। राहु की महादशा इस व्यक्ति को चल रही है, और राहु एकादश में है, और यहाँ राहु लगन में बैठा हुआ है। चलिए, ये तो 2 हॉरोस्कोप मेरे सामने आई, मैंने इन हॉरोस्कोप का दोनों का बल देखा। आप जो इंटरेस्टेड हैं वो ये सेकंड वाली जो हॉरोस्कोप है, इसमें आप इंटरेस्टेड हैं। चलिए, आपके लिए मैं थोड़ा गुण मिलान भी कर देता हूँ। वैसे मैं गुण मिलान पे जाता नहीं हूँ, लेकिन लोग बाग पूछ लेते हैं नहीं कितने गुण मिले, उनको पता नहीं, इसी चीज़ से संतुष्टि होती है। जो दूसरा वाला लड़का आपको पसंद है उससे 8.5 गुण मिलते हैं आपके, ठीक है। और ये जो पहले वाला लड़का है इससे आपके 12 गुण मिलते हैं। यानी गुण मिलान करने वाले तो लोग यही कहेंगे ये भी बेकार बेकार है, अच्छा नहीं है, गुण कम मिल रहे हैं, जो भी उनका वो है। लेकिन जो आपको लड़का पसंद है वो हॉरोस्कोप ज़्यादा बेहतर नहीं है। कुंडली ये 4 दिसंबर 90 वाली जो है, ये मुझे ज़्यादा बेटर हॉरोस्कोप लगी है। पहला तो ये आपके वैवाहिक जीवन के हिसाब से अच्छी लगी है। दूसरा,
आपकी कुंडली से कंपेयर कर रहा हूँ तो उस हिसाब से भी मुझे ये अच्छी लगी है। तो मेरे हिसाब से जो सेकंड वाला हॉरोस्कोप है 4 दिसंबर 90 16:35 ये ज़्यादा बेहतर है। आपकी कुंडली तो इन दोनों के सामने बहुत ही ख़राब है, इसलिए हमें आपसे बेटर कुंडली देखनी है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप जो ये दूसरी वाली कुंडली, ये जो 4 दिसंबर 90 वाली कुंडली है, ये ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगी। अगर आपकी बात यहाँ बनती है तो आपको यहाँ बात बनानी चाहिए, एक बात। दूसरा, आपको जो मैंने उपाय बताए हैं ये वो उपाय हैं आजीवन करने वाले उपाय, शादी से पहले भी शादी के बाद भी। अच्छा स्वास्थ्य देंगे, अच्छी मैरिड लाइफ देंगे, प्रोफेशनली राइज देंगे, ये सब चीज़ों के लिए ये बेहतर रहेंगे। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि आप ये उपाय लगातार करिए। वो भी मैंने आपको बता दिया कब से करें। रतन भी मैंने आपको बता दिया कि आपके लिए कौन सा बेहतर है, कि आपको एक अच्छा सा पुखराज पहनना है। और अच्छा पुखराज हमेशा जो है वो श्रीलंकन पुखराज ही अच्छे होते हैं। आपको चाहिए तो मुझसे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस, 2 कुंडलियों का एनालिसिस। कुंडली मिलान किससे बेहतर है वो भी मैंने आपको बताया है। आप पूजा पाठ करें, आपके जो भाग्य में लिखा हुआ है वो खराब भोग आप अपनी पूजा पाठ से, अपने कर्मों से काट सकते हैं। ईश्वर की पूजा करके आप उसको ख़त्म कर सकते हैं। नमस्कार।